दुल्हन के लिबास में सजी रागनी अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। मोगरों के फूलों की महक उसके नथनों से दिल तक पहुंचते हुए दिल में खलबली मचा रहा था। शादी में आई सखी सहेलियां सुहागरात के किस्से सुना सुना कर उसे काफी छेड़ रही थी और वो मुस्कुराते हुए उन पर गुस्सा दिखा रही थी। पर इस समय वही सब बातें सोच सोच कर बातें दिल हल्के में आ रहा था और उसकी घबराहट बढ़ते जा रही थी। कमरे में पर बैठी रागनी इसी सोच में डूबी हुई थी कि अंजुम कमरे में दाखिल हुआ और रागनी शर्म और घबराहट के कारण खुद में सिमटने लगी। तभी अंजुम कमरे का लाइट ऑफ करते हुए बोला, सो जाओ, रात काफी हो गई है। अंजुम से इतने ठंडे व्यवहार की उम्मीद ना थी रागनी को, फिर भी वो संभालते हुए बोली, वो कपड़े चेंज करने थे तो इसमें बताने वाली क्या बात है, जाओ चेंज कर लो, मुझे नींद आ रही है। झल्लाते हुए अंजुम बोला और बेड के कोने में सो गया। रागनी चुपचाप उठकर कमरे से लगे बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए और बेड के दूसरे कोने में लेट गई। उसे बड़ा अजीब लग रहा था अंजुम का ऐसा व्यवहार। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। सोचते सोचते रागनी को भी नींद आ गई। दूसरे दिन से उसकी ससुराल में जिम्मेदारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कभी कुछ रस्में होती तो कभी कोई काम। रात तक रागनी एकदम थक जाती और कमरे में पहुंचते ही अंजुम का सर्द व्यवहार उसका दिल छल्ली छल्ली कर देता। यूं तो दिन में वो दोनों पति पत्नी के जैसे ही व्यवहार करते, पर रात होते ही सब कुछ छलावा लगने लगता। रागनी समझ नहीं पा रही थी अंजुम के इस व्यवहार का कारण। दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के पहले दोनों एक दूसरे से काफी बार फोन पर बातें की थी। तब तो अंजुम रागनी में अपनी खास दिलचस्पी दिखाई थी। रागनी की शादी काफी जल्दी में तय हुई। अंजुम का खानदान शहर का काफी रसूख वाले फैमिली थे। इतने बड़े घर में रिश्ते की बात तो रागनी के घर वाले सोच भी नहीं सकते थे। वो तो रागनी अपनी सहेली के घर आई थी तो अंजुम की माँ ने उसे वहीं देखा और बात किया था। शायद उसी समय वो रागनी को पसंद कर ली थी। शादी की बात लेकर उसके घर भी पहुंच गई। इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने से कौन मना करता। चट मंगनी और पट ब्याह की तर्ज पर भी शादी भी हो गई। किसी ने रागनी से पूछने की जरूरत भी न समझी, जबकि रागनी अपने क्लासमेट को पसंद करती थी। वो भी शायद उसे पसंद तो करता था, पर प्यार और इजहार जैसी कोई चीज न हो पाई थी। उसे जब अपनी शादी का कार्ड दिखा दिया तो वो उदास सी शक्ल लेकर उसे अपना नंबर देते हुए बोला, तुम्हें जब दिल करे मुझे भी याद कर लेना, और तेजी से चला गया। रागनी से उसकी आंखों में आए आंसू ना छुप सके और उसने कुणाल का नंबर संभाल के रख लिया था। अंजुम का ये सर्द व्यवहार रागनी को काफी कुठित कर रहा था। वो कई बार अंजुम से बात करने की कोशिश की, पर अंजुम हर बार मुंह फेर कर सो जाता था। एक रात रागनी ने अपने पीठ पर किसी मजबूत हाथों के स्पर्श को महसूस किया। पहले तो चौंक गई, क्योंकि अंजुम की बेरुखी से वो ऐसा उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। जैसे ही पलटकर देखी तो अंजुम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे तो एक सपना जैसा लगा। अंजुम का ये चेहरा रागनी के लिए बिल्कुल नया था। उसकी छुअन में वो खुद को खोती चली गई। उस रात अंजुम और रागनी एक दूसरे को खुद सौंपने का इरादा कर लिए थे। कई बार अंजुम रागनी पर सख्त भी हो जाता, पर रागनी सोचती कि आज कम से कम अंजुम के सब्र का बांध तो टूटा और वो उसकी जातियों को भी बर्दाश्त कर गई। दूसरी सुबह आंखों में पूर्णता का एहसास लिए रागनी यूं ही अंजुम को छेड़ते हुए बोली, एक औरत के बिस्तर पर सोते हुए कोई मर्द खुद को कब तक बचा सकेगा। आखिर कार बन गए ना मेरे शिकार, चल परे हट, बच्चलन कहीं की। तुझे क्या लगा तू अपना दाग मुझसे छुपा लेगी? कल रात का ये साफ चादर तेरी काली करतूत चीख चीख कर बतला रहा है। अभी तेरे घर वालों को बुलाता हूँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाए यहाँ से। रागनी को पड़े धकेल अंजुम दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर ये सारे लोग कमरे में आ गए। रागनी अंजुम का ये रूप देखकर
सख्ते में थी। सारी लोगों की नज़र बेड पर पड़े चादर पर थी। रागिनी शर्म से गड़ी जा रही थी। अंजुम ऐसी सोच भी रख सकता है, ये पता नहीं था। सासू माँ तो अपनी ही रौ में बोले जा रही थी, मुझे पहले से ही लग रहा था लड़की बदचलन है, इसलिए तो मैंने माहवारी खत्म हो जाने के बाद ही अंजुम को इसके पास जाने को बोला। अगर माहवारी में कुछ किया होता तो इस लड़की का भेद ही नहीं खुल पाता। बोल छोरी, कौन था तेरा यार जिसने तू अपना मुंह काला कर मेरे बेटे की पीठ पर छुरा चला रही थी। ये बात सुन रागिनी के चेहरे गुस्सा और शर्म से लाल हो गई। ये जानकर उसे अंजुम से घिन सी होने लगी। जो लड़का माँ के इशारों पर बीवी के पास आता है वो क्या उसके लिए कर सकेगा। घर में सभी के चेहरे तने थे और रागिनी तो उस गलती की सजा से दुखी थी जो उसने की ही नहीं। शाम तक पापा मम्मी आ गए। अंजुम के पापा मम्मी जाने क्या क्या बोलते रहे अंजुम को। सबकी आवाज धाए धाए लग रही थी। उसके दिल दिमाग में एक अलग ही हलचल मची थी। फिर कुछ सोचकर रागिनी अपने कमरे में जाकर अपने एक जान पहचान वाले डॉक्टर को फोन किया। उसे जल्दी आने का बोली। थोड़ी देर में गायनोलॉजिस्ट के साथ कुणाल उसके ससुराल में था। जब गायनो डॉक्टर ने ये सारी बातें सुनी तो बोला, आजकल कौमार्य ग्रंथि का पहले से फट जाना या पहली रात को ब्लड ना आना आम बात है। कभी कभी लड़कियों की एक्सरसाइज, खेल कूद, डांस या साइकिलिंग करने से भी ये झिल्ली फट जाती है। ऐसा प्रमाण आजकल के युग में कौन लेता है। डॉक्टर की बात सुनकर रागिनी के पापा को तसल्ली मिली, पर अब वो अपनी बेटी ऐसे सोच के लोगों के पास छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो लोग अपनी बहू की इज्जत को ऐसे उछाल सकते हैं उनके घर लाख संपत्ति हो पर औरतों की इज्जत नहीं होती, और जहां औरतों की इज्जत नहीं होती वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। सोचते हुए रागिनी के पापा अपनी बिटिया की तरफ देखे जो काफ़ी आस भरी नज़र से उनकी तरफ ही देख रही थी। फिर वो बोले, समधी जी, अब हम अपनी बिटिया को आपके बेटे के साथ ब्याह आपकी शहर में रसूख देखकर कर दिए, क्योंकि तब हमें आपके परिवार का ये घिनौना सच नहीं मालूम था। आपके बेटे के साथ अपनी बेटी ब्याही थी कि आपने भी इस रिश्ते को अपनी सहमति दी थी। आपका धन और रसूख किसी औरत की इज्जत से बढ़कर नहीं हो सकता। आपने अपने बेटे को औरतों की इज्जत तो करना सिखाया होता। जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता वो खुद चरित्रहीन है। वो क्या मेरी बेटी को चरित्रता का प्रमाण पत्र देगा। आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे, हम खुद ये रिश्ता आप लोगों से तोड़ रहे हैं, कहकर रागिनी के मम्मी और पापा रागिनी को अपने साथ ले जाने लगे। अंजुम को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो बैग पैक कर रही रागिनी को मनाने का प्रयास करने लगा। सासू माँ चुपचाप सी भूत बन गई। ससुर जी के चेहरे पर भी पश्चाताप था। कुछ दिनों बाद रागिनी ने तलाक का नोटिस भेज दिया। अंजुम और रागिनी के बीच तलाक का केस चलने लगा। अंजुम के घर वाले अब अंजुम की शादी को बचाने की कोशिश करने लगे, पर रागिनी को उससे घृणा हो गई थी। कहाँ भी जाता है दिल से उतर कर आदमी फिर भी जगह बना लेता है, लेकिन नज़र से उतरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। रागिनी और अंजुम की सुनवाइयाँ चलने लगी। रागिनी अपने मायके आ गई थी। अपने पापा के कहने पर उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। अब तो कुणाल उसकी हर मदद करने को तैयार रहता। कॉलेज से लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी कुणाल ने खुद ले ली थी। जिस दिन रागिनी कॉलेज ना जाती वो उसके नोट्स लाकर उसे दे देता। पढ़ाई की व्यवस्था बढ़ती गई। कभी कभी रागिनी को अपने पति अंजुम के साथ गुजरे वो पल याद आ जाते और वो पूरी रात बेचैन हो जाती। पर थोड़े ही समय बाद उसका वो नकारा चेहरा याद आता है। दिल में चिंगारियां धधक जाती। कभी कभी तो अपने तन की आग के लपटों में इतना झुलसने लगती कि दिल करता कि वो केस बंद कर उसके पास चली जाए। फिर खुद को बहलाती। आज फिर केस के सुनवाई का दिन था, पर राजेश जी और सविता जी को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। सविता जी तो जाना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन रागिनी ने मम्मी पापा की आश्वस्त की वो अकेली ही सुनवाई के लिए चली जाएगी। पर राजेश जी के मन को सुकून न मिला और वो कुणाल को फ़ोन करके रागिनी को कोर्ट ले जाने को बोले। कुणाल ने भी सबको संभाल लेने का आश्वासन दिया। थोड़ी देर में कुणाल आकर रागिनी को लेकर कोर्ट के लिए निकल गया और रागिनी के पापा मम्मी भी दूसरे शहर जाने के लिए निकल गए। कोर्ट में कार्रवाइयों के दौरान अंजुम ने रागिनी के पास आकर उससे सुलह करने की बात कही, पर रागिनी मना कर दी।
जिसे सुनकर अंजुम भड़क गया और कुणाल के साथ उसका नाम जोड़कर उसे काफी कुछ सुनाया। कोर्ट से निकलकर दोनों घर की तरफ चले, पर रागिनी को दुखी देख कुणाल उसे समझा रहा था। घर आकर रागिनी के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल उसे शांत करने की कोशिश करने लगा तो वो उसके गले जा लगी। कुणाल के सारे शरीर में सिहरन सी हो गई। उसे क्या पता, जिसे वो शिद्दत से चाहता वो उसके आज बाहों में थी। वो बड़ी मुश्किल अपने को संभालते हुए था। इधर वही हाल रागिनी का भी था। काफी दिनों के बाद कोई मजबूत कंधा आज उसके अंग में लगा, आग को दहका गया और न जाने कब कैसे दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। कुणाल के हाथों का स्पर्श रागिनी को शांत किए जा रहा था। ये पल अंजुम के साथ बिताए पल से भी ज्यादा बेहतर लग रहा था रागिनी को। कुणाल तो पहले ही दिल हारा था रागिनी पर, अपनी चाहत को आज वो एक नाम देने को आतुर था। रागिनी की अर्ध तृप्त उत्कंठा आज कुणाल का साथ पाकर तृप्त हो गई। धीरे धीरे कुणाल का आलिंगन ढीला हुआ तो रागिनी धीरे से उठाकर जाने लगी। तभी कुणाल उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ रागिनी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। क्या अंजुम की बाहों में सहज हो पाई थी? उसने तो तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया। कितनी रातों में तुम्हारी यादों में तड़पा हूँ। रागिनी कुणाल के मुंह से अंजुम का नाम सुन मन कैसेला हो गया। वो बोली, प्लीज कुणाल, कम से कम जब मैं तुम्हारे बाहों में रहूं तो उस अंजुम का जिक्र नहीं करो। और रही बात तुम्हें छोड़ के जाने की, तो मैं अब अंजुम को छोड़ रही हूँ। अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो मेरे तलाक के बाद। शादी की बात सुन कुणाल की पकड़ ढीली हो गई। ये देख रागिनी बोली, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार कर पाएंगे? कुणाल बोला, सच क्या है वो तुम भी समझती हो, लेकिन तुम्हें मैं स्वीकार चुका हूँ, इसलिए तुमसे शादी करने के लिए मैं अपने हर कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मुझे एक जॉब की ज़रूरत होगी। रागिनी बोली, तुम्हें जो करना है करो कुणाल, अभी तुम्हारे पास समय भी है और मेरी भी पढ़ाई शुरू हो गई है और मैं भी अपनी जॉब लगने की कोशिश करूँगी, तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे ना। कुणाल बेचैनी से बोला, जब जब प्यास लगेगी हम पास आएंगे, लेकिन अपना लक्ष्य भी पार करने का प्रयास करेंगे। रागिनी की बात सुन कुणाल उसे फिर बाहों में भर लिया और चूमते हुए बोला, जब तुम्हारा साथ रहेगा तो लक्ष्य तो मैं जरूर पालूंगा। अब तो कुणाल और रागिनी जब भी मिलते तन्हाइयां तलाशते रहते और अपनी जिस्म की प्यास बुझाते। रागिनी को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखने लगा और कुणाल भी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। रागिनी का तलाक के केस की सुनवाई चलती रही। अंजुम भी अपनी तरफ से केस में सुलनामा लगवा कर रागिनी को वापस ले जाना चाहता था, पर अब रागिनी ने अपने सपने कुणाल के संग सजोने में लगी थी। कई बार रागिनी के माँ और पापा भी उसे अंजुम के साथ सुलह करने की सलाह देने लगे थे, लेकिन रागिनी के दिल कुणाल का साथ पाना चाहता था। रागिनी के माँ और पापा भी रागिनी के इस व्यवहार से परेशान रहने लगे। उन्हें भी अब रागिनी पर शक होने लगा। जब माँ ने सख्ती से रागिनी से पूछा तो रागिनी ने कुणाल के साथ अपने संबंध की बात को स्वीकार कर लिया। माँ और पिता स्तब्ध थे। बेटी उनके नाक के नीचे अपनी नई गृहस्थी की तैयारी तो कर ही ली थी, साथ ही उसे खुद को सौंप दिया है। अब राजेश जी कुणाल को पूछे, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुणाल, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं जॉब लगते ही रागिनी के से शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग स्वीकारेंगे इसे? मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा। कुणाल ने राजेश जी को अपनी ओर से आश्वस्त कर दिया। अब तो वो खुलेआम रागिनी के घर आता और दोनों एक दूसरे में अपना कल ढूंढते हुए घंटों खोए रहते। इसी बीच रागिनी का एग्जाम शुरू हो गए और कुणाल ने भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली थी। उसे 3 माह की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना था। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। एक दिन रागिनी अपने पेपर की तैयारी के लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। तभी उसकी दोस्त रश्मि आई। कैसी हो रागिनी? रश्मि ने पूछा, तुम बताओ क्या चल रहा है, तुम्हारे सारे पेपर तैयार हो गए? रागिनी ने रश्मि से उल्टा सवाल किया, हाँ लगभग हो ही गए। अब कौन सा जॉब करना है? मुझे शादी के बाद ससुराल में तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोग नौकरी नहीं करने देंगे। रश्मि शर्माते हुए बोली, ओहो कोई बात नहीं, पहले तू ससुराल में सामंजस्य बैठा ले, फिर करना नौकरी। रागिनी ने जवाब दिया, तेरा सुनकर काफी बुरा लगा यार, कितने नामी लोग थे तेरे ससुराल वाले, पर बहू की कद्र ना कर सके। तेरे डिवोर्स का कुछ हुआ नहीं यार,
अभी सुनवाई चल रही है। अब वो लोग मुझे वापस रखना चाहते हैं, पर मेरा दिल अब नहीं रहना चाहता उन लोगों के साथ। जाने दे यार, अगर सुलह कर लेना चाहते हैं तो कर ले, क्या पता अब ठीक से रखे तुझे। रश्मि समझाते हुए बोली, देखती हूँ। अरे तुमने सुना, वो अपना सीनियर कुणाल है ना, उसकी भी शादी कहीं तय हो गई है। रश्मि ने जैसे कोई बम फोड़ा, लेकिन वो तो शायद ट्रेनिंग के लिए कहीं गया है। रागिनी भी अपनी दलील दी, हाँ वहां से आएगा तो चट मंगनी पट ब्याह, काफी दहेज मिल रहा है उसे, उसकी जॉब भी उन लोगों के पैरवी से ही लगी है। रश्मि का ये जवाब रागिनी को दहला गया। ओके बुझे हुए मन से बोली, कभी कॉलेज में वो तेरा दीवाना हुआ करता था। रश्मि ने रागिनी को छेड़ते हुए कहा। इधर रागिनी फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। कुणाल उससे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज वो बिल्कुल लुटी पुटी सी महसूस कर रही थी। घर आकर चुपचाप अपने कमरे में औंधे मुंह कमरे में जा गिरी। घंटों किचन में अपने आंसू बहाते रही। थोड़ी देर बाद मां ने दरवाजे पर दस्तक दी। रागिनी की सूजी आंख देख मां ने कहा, क्या हुआ रागिनी, तेरी तबीयत तो ठीक है? मां, मैं फिर से चली गई, कहते हुए रागिनी मां से लिपट कर रोने लगी और फिर सारी बात बताई। सारी बात सुनकर मां भी अवाक थी। दरवाजे पर खड़े राजेश बाबू भी सारी बात सुन चुके थे। वे गुस्से में बोले, अभी उसके घर जाता हूँ और सबके सामने उसकी करतूत कहता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं करता है वो शादी। तभी रागिनी की माँ बोली, चुप हो जाइए और सोचिए, आपके उसके घर जाकर ये सब बातें कहने से हमारी रागिनी की ही थूथू होगी, सब इसे ही दोष देंगे और इसके ससुराल वाले जो अब समझौता करने के मूड में हैं, उन्हें तो नया बहाना मिल जाएगा। ऐसे तो रागिनी ही उल्टा बन जाएगी, जबकि सब जानते हैं कि औरत के तन को छेड़कर उसे कैसे इस कर्म के लिए उकसाया है इन लोगों ने। अगर अंजुम ने ही इसे संतुष्ट किया होता तो क्या ये कुणाल के बाहों में अपनी खुशी तलाशती, और क्या तब कुणाल इसका फायदा उठा पाता? हर बात में समाज औरत को ही दोषी मानता है, जबकि औरत के बिना इस समाज का ही वजूद नहीं है। अगर मेरी रजनी उल्टा है तो उसे उल्टा बनाया किसने? कुणाल की बातों का तो हम भी भरोसा कर लिए, क्योंकि हमने रागिनी संतुष्ट देखा कुणाल के साथ। हम जब उसे नहीं समझा पाए तो रागिनी की तो आग ही अलग थी। संगीता जी की बात सुनकर राजेश बाबू भी शांत हो गए। फिर बोले, अब क्या किया जाए, तुम ही बोलो। संगीता जो बोली, करना क्या है, रागिनी अब अंजुम के पास लौट जाए, लेकिन अब कुणाल वाला सच कभी किसी के सामने ना खोले, इसी में सबकी इज्जत है। रागिनी चौंक कर माँ को देखी और बोली, लेकिन माँ, उसने भी तो मुझे काफी जलील किया, उसकी यही सजा है। रागिनी, जब तू पवित्र थी तो उसने उस समय तुझे उल्टा कहा, आज तू इस रूप में उसे पवित्र लगेगी, क्योंकि उसकी भी आग तो अधूरी ही है। संगीता जी ने कहा। रागिनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद केस के फाइनल सुनवाई की डेट थी। रागिनी धड़कते दिल से कोर्ट रूम में दाखिल हुई। आज पहली बार उसे अंजुम की निगाहों में प्यास दिखी। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, पर रागिनी मुस्कुरा भी ना सकी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने उन्हें 3 महीनों साथ रहने को बोला। ये सुनकर अंजुम मुस्कुराते हुए रागिनी के पास आया और उसका हाथ थामते हुए बोला, वादा करता हूँ ये 3 महीने तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ निभाना चाहोगी। रागिनी कुछ नहीं बोली और घर आ गई। कोर्ट के नोटिस को ध्यान में रखते हुए 2 दिन बाद अंजुम रागिनी को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर रागिनी ने होटल रूम की सजावट देख ये सोच में डूब गई, सच माँ सही कह रही थी कि जब मैं पवित्र थी मेरी कीमत ना समझी इसने। आज मेरे कुलसित चरित्र को अपना बनाने के लिए इतने खर्च कर रहा है। सच है, तन की आग ये सब कहाँ सोचने देती है। तभी अंजुम ने उसे पीछे से पकड़कर बेड पर लेटा दिया और अपने प्यार का सबूत देने की कोशिश करने लगा। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो कोई भी दोस्तों ऐसी बात मत बोलना कि ये गलत है ये सही है। ये कहानी जो है ये बस एक कहानी है आपका सिर्फ मनोरंजन के लिए। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस पर आप लोग अपनी क्या टिप्पणी करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।